हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास में जैसे ही अगर आ चुके हो तो भाई बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे हमारी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पे आती है। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे बीएस कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी हम पीडीएफ करवा रहे हैं वो पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम जो है 29 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बहुत ही जरूरी होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते, देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, मुझे कुछ आकृतियां दी गई है और इस आकृति को मुझे यहाँ पर फिल करना है। ये जो है फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपका पूछा गया फिगर कंप्लीशन से, तो इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इस फिगर को हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले जो है इस प्रकार का यहाँ पर आपको ये सर्कल पूरा करना पड़ेगा, और इस सर्कल के अंदर जो लाइन है इसको भी आपको ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा। अब देखो इस ऑप्शन में सर्कल में लाइन नहीं दी गई है, तो डी ऑप्शन को मैं जो है राइट आंसर मार्क नहीं करूंगा। ऐसा ही सी को भी नहीं मार्क कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सर्कल की जगह क्या दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया। डन भाई। तो आपका जो आंसर होने वाला है ना वो आपका होगा ए या फिर बी में से। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है इसमें फेस ऊपर की तरफ है, यहाँ पर फेस नीचे की तरफ है, तो ट्रायंगल का फेस जो होगा ना वो नीचे की तरफ ही होगा, जो कि यहाँ पर ऊपर दे रखा है। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिगर कंप्लीशन का जो क्वेश्चन था आपके सामने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है वो आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, जबकि इसमें ऊपर की तरफ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप खुद पहले उसको सोल्व कीजिए और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक है। आपको पता है आपकी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले 5 पर्सन है ए से लेके ई तक, ठीक है, जो कि कहाँ पर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पे। तो पहले मैंने बनाई एक सर्कुलर टेबल और इसके ऊपर मैंने 5 पोजीशन ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4, और ये 5वीं पोजीशन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। सभी का जो फेस है वो आपका किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है। यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। तो सभी का लेफ्ट और राइट में अच्छे से डिसाइड कर पाऊंगा। द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ए इज नॉट सी, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बी जो है सेकंड राइट में बैठा है ई के। अगर मैंने ई को यहाँ पर रख दिया तो राइट इसका इधर होगा, तो पहला राइट और दूसरा राइट। तो बी ई के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, बी बैठा है। उसके बाद उन्होंने बताया ए जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा है ई के, तो ये रहा ई। इधर ई का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो 1 और 2 सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यहाँ पे 3 पोजीशन हमारी फिक्स हो चुकी है। द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ए इज नॉट सी, डी और ए की इमीडिएट नेबर सी नहीं है। उसने बताया कि डी और ए इन दोनों का ही पड़ोसी कौन नहीं है, सी नहीं है। तो यहां पर जो है अगर मैं सी लिखता हूं तो वो ए का पड़ोसी बन जाएगा, तो मैं यहां पर डी को चढ़ा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं मैं किसको, सी को। तो इससे ये हो गया सी जो है ना तो ए का पड़ोसी बन पाया और सी जो है ना ही डी का पड़ोसी बन पाया। तो यहां पर आपकी फिगर जो है, आपकी जो पोजीशन है वो सारी की सारी फिक्स हो जाती है। अब आपसे इसके अंदर पूछा क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी का इमीडिएट राइट कौन है, तो सी का इमीडिएट राइट आपका बी हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, काफी आसान लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मात्र एक बार बनाने से, जिसमें कई ऑप्शन हमें नहीं बनाने होते, कई केस हमें नहीं बनाने होते हैं, काफी आसानी से आपका हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, ठीक है। ये जो 50 सेट हम करवाएंगे इसके अंदर आपको जो है जागना, अगर आपने 50 सेट पूरे कर लिए तो डेफिनेटली आपको जो है एग्जाम में इसकी काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। WZC इसका रिलेशन बताया है XAD के साथ। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं।
W आपका 23 पे होता है, Z आपका 26 पे होता है, C आपका होता है 3 पे, यहाँ पर X आपका 24 पे होता है, A आपका 1 पे होता है और D आपका होता है 4 पे। तो यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस का 1। तो आपको भी ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें प्लस का 1 हो रहा हो। तो A से B हो गया, बिल्कुल प्लस का 1 है, लेकिन B से C होना चाहिए था, इसलिए A ऑप्शन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। H से B हो गया, यहाँ पर तो प्लस 1 हुआ ही नहीं, तो C ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। C से D बिल्कुल सही है, G से H बिल्कुल सही है, K से L बिल्कुल सही है, तो D जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना था, प्लस का 1 करना था। जैसे ही प्लस का 1 करते हैं वैसे ही हमें ऑप्शन डी के अंदर हमारा आंसर मिल जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग से, जिसमें बार बार नाम रीनेमिंग का जो कंसेप्ट होता है जो आपने सीख रखा है क्लास में। फ्रांस को बोलते हैं इटली, इटली इज कॉल्ड स्पेन, इटली को कहा जाता है स्पेन। स्पेन इज कॉल्ड ग्रीस, स्पेन को कहा जाता है ग्रीस। ग्रीस इज कॉल्ड जर्मनी, ग्रीस को बोलते हैं जर्मनी। तो आईफल टावर कहाँ पर है, तो आईफल टावर आपको पता होगा, आईफल टावर जो है आपका फ्रांस के अंदर पेरिस में है। आईफल टावर जो है वो आपका पेरिस शहर में है, और जो कि कहाँ है, किस देश के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो आपका आंसर फ्रांस नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस को क्या बोल रहे हैं, फ्रांस इज कॉल्ड इटली। तो आपका जो आईफिल टावर है ना वो इटली के अंदर है, आईफिल टावर जो है वो आपका इटली के अंदर है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट है, जिसमें रीनेमिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो ये रीनेमिंग के कंसेप्ट से है। चलिए भाई क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और खुद वीडियो को पॉज करके खुद जो है इसका आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। यहाँ पर आपको साइन इंटरचेंज करने हैं। ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जिसके अंदर आपको साइन चेंज करके देखना कि किस साइन को चेंज करने से आपकी जो इक्वेशन है वो सही हो जाएगी। तो ए ऑप्शन को हम पहले चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में आपको मल्टीप्लाई को चेंज करना माइनस में और माइनस को चेंज करना मल्टीप्लाई में। तो 29 प्लस में 12 माइनस की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद 4 और मल्टीप्लाई की जगह कर देंगे माइनस, 40 डिवाइड में 5 सोल्व हो गया आना चाहिए 49। तो पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड को सोल्व करते तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई को सोल्व करते तो 48 आ जाएगा और प्लस का 29, देखो 29 यहाँ पर आ जाएगा, 48 में से 8 गए 40 और इसको जोड़ने पे तो आपका 69 आ रहा है ना कि 49। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। आपको साइन इंटरचेंज करने हैं और उसके बाद ये देखना कि किस साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन सही आ रही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लस को चेंज करना है माइनस में और माइनस को चेंज करना है प्लस में। तो 29 प्लस है तो माइनस कर देंगे, 12 और माइनस है तो प्लस कर देंगे, 4 गुणा में 40 डिवाइड में 5। पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं भाई, तो 29 माइनस का 12 प्लस में 4 गुणा में आपका आ जाएगा 8, गुणा में आ जाएगा 8, क्योंकि 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो राइट आंसर क्या आएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है डी मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो 29 माइनस में 12 800 को हो जाएगा 32, 800 कितना हो जाएगा 32। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप प्लस कर लो चाहे आप माइनस कर लो। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 29 में से 12 जाएंगे 17 आ जाएगा, 17 में 32 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 49, यानी कि 29 में से 12 गया आपका 17 आ गया, प्लस में 32 तो आंसर आएगा 49 और 49 ही आना चाहिए था, यानी कि बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये आपका चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन है जिसमें साइन भी इंटरचेंज होते हैं, डिजिट भी इंटरचेंज होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दोनों इंटरचेंज करने होते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो राइट आंसर है वो आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालॉजी का आपके सामने क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है QTW इसका संबंध है MPS से, तो DGH इसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। Q की प्लेस वैल्यू 17, T की प्लेस वैल्यू 20 और W की प्लेस वैल्यू आपकी 23।
यहाँ पर लिख लेते 13, 16 और 19। पैटर्न देख रहे हो, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पर भी माइनस का 4 हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी माइनस का 4 कर देंगे। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है डी, जी और जे। डी 4 पे होता है, जी 7 पे होता है, जे होता है 10 पे। माइनस का 4 कर देंगे तो जेड पे पहुंच जाएंगे, माइनस का 4 कर देंगे तो 3 पे पहुंच जाएंगे, 3 का मतलब सी पे। माइनस का 4 कर देंगे 6 पे पहुंच जाएंगे, 6 का मतलब होता है एफ। तो जेड सी एफ जो है वो आपका राइट आंसर होगा, जो आपको किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, आपको नंबर दे रखा है क्या, 126, 147, ये वाला आपको बताना क्या आएगा। देन उसके बाद 189 है, 210 है और आपका 231 है। यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो भाई यहाँ पर हो गया 21 का प्लस, यहाँ पर प्लस 21, यहाँ पर भी देख पा रहे हो प्लस का 21 हो रहा है, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है, प्लस का 21। यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा ना, ये 21 प्लस करके ही आएगा। तो 147 में 21 प्लस जोड़ेंगे, ये आएगा 168। कितना आ जाएगा, 168। और 168 में अगर 21 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 189। तो 168 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डन भाई। तो ये आपका क्वेश्चन था नंबर सीरीज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो दे रखा आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। पहले स्टेटमेंट को पढ़ के हम उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उस वेन डायग्राम के बिहाफ पे बताएंगे कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले उसने बताया नो एम इज एन, कोई भी एम जो है वो एन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने m का सर्कल बनाया, यहाँ पर मैंने n का सर्कल बनाया, बट कोई भी m जो है वो n नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सम o और n, कुछ o क्या है, n है, यानी कि o का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, n के अंदर है यहाँ पर। डन भाई। तो ये हमने बना दिया क्या, स्टेटमेंट के बिहाफ पे वेन डायग्राम। अब इसी वेन डायग्राम में से हम कंक्लूजन को देख लेते हैं कि क्या आंसर हो जाएगा। उसने बताया सारे ओ जो है वो m है, जबकि o और m के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है। तो पहले वाला कंक्लूजन तो आपका क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। फिर उसने बताया नो n इज m, जब कोई भी m n नहीं है तो कोई भी n जो है m भी नहीं होगा। ये जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका केवल सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है, आपका केवल सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, कि इन स्टेटमेंट के बिहाफ पे केवल सेकंड कंक्लूजन ही आपका फॉलो हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ठीक है, हमें बताना है कि नेक्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आएगा अल्फाबेट का। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या है 14, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 22 और यहाँ पर है 26। आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ पर आए तो प्लस का 4 हो गया, 18 में प्लस का 4 किया 22 आ गया, 22 में प्लस का 4 किया 26 आ गया। आगे भी इसमें प्लस 4 करेंगे तो जेड से आगे अगर मैं 4 जाता हूँ तो ए बी सी डी, तो डी से आपका राइट आंसर स्टार्ट होगा। सभी में डी से स्टार्ट हो रहा, कोई बात नहीं है। उसके बाद आर को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, आर को अगर मैं देखूं तो आर आपका होता है 18 पे, वी होता है 22 पे, जेड आपका होता है 26 पे और डी होता है 4 पे। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो प्लस का 4 हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 आपका किया जा रहा है। तो 4 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो आपका आ जाएगा 8, और 8 पे क्या होता है एच, 8 पे आपका क्या होता है एच होता है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो डी जो है वो आपका
राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे के सारे चेक करके देखो, बस आपको जो मिल गया उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करो, राइट आंसर तक पहुंच जाओ, यही आपको स्ट्रेटेजी लगानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर आपको डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया गया है। तो डिक्शनरी का क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि डिक्शनरी के क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से ही करोगे। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है 1 और 2, 2 और 1, तो पहले ये तो डिसाइड कर लो कि पहले 1 आएगा या 2 आएगा। तो 1 और 2 में से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर दे रखा है LI, यहाँ पर भी दे रखा है LI, तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, दोनों में सेम है। बट यहाँ पर D है और यहाँ पर क्या है C, तो आपको पता होना चाहिए C पहले आता है और D बाद में आता है। C पहले आता है इसका मतलब दूसरे वाला जो है ना पहले आएगा। तो जिस ऑप्शन में शुरुआत 1 से है उसको हम जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी 2 आ गया और फिर यहाँ पर भी 2 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर क्या है 1, तो बस इतना देख लो कि पहले 1 आएगा या 4 आएगा, इतना आप देख लो कि पहले 1 आएगा या 4 आएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है LI, यहाँ पर भी दे रखा है आपको LI, इसमें LI के बाद E है, इसमें LI के बाद आपका D है, तो आपको पता होना चाहिए D पहले आता है। D पहले का मतलब पहले फर्स्ट वाला आएगा, जो कि ऑप्शन B के अंदर आपको दे रखा है। ऑप्शन B के अंदर जो है वो आपको दे रखा है, इसलिए ऑप्शन B जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी हम कटा मार देंगे, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन के माध्यम से इस प्रकार के सवाल को आप काफ़ी जल्दी कर पाते हो। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही आपको करना है, अलग अलग जो है इसको डिक्शनरी के हिसाब से सेट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका दे रखा ब्लड रिलेशन से। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन से दिया गया है, जिसको आप पढ़ते ही इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो पॉइंटिंग वाले आ रहे हैं ना उसमें पढ़ते ही आंसर आ जाता है। जो कोडेड वाले आपके आ रहे हैं ना उसमें आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, जबकि ये जो पॉइंटिंग वाले आ रहे हैं ना इसको पढ़ते ही आंसर पता लग जाएगा, क्योंकि इतने लेंथी नहीं दे रहा है, सिर्फ एक लाइन का दे रहा है। क्या दे रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यानी कि राम ने एक आदमी की तरफ इशारा किया और क्या बताया कि वह मेरे बेटे के दादा, अपने बेटे के दादा मतलब राम अपने पिताजी की बात कर रहा है, क्योंकि राम का जो बेटा होगा और उसका जो दादा होगा वो राम का पिता लगेगा, तो वो अपने पिताजी की बात कर रहा है। और वो अपने पिताजी का दादा का कौन, भाई, इसका मतलब वो अपने पिताजी के भाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पिता के भाई की। और यही आपसे पूछा है कि वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसके पिता का भाई है। तो वो उसके पिता का भाई है, चाहे वो चाचा हो या ताऊ हो, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में दे रखा पिता का भाई, तो बी जो है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, इसको सीखते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही जल्दी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, तो अब की बार जो है वर्दी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि SSC GD के 50 सेट हम आपको करवाएंगे, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको नंबर दे रखे क्या, 14, 13, 15, 21, 16 और 11। यहाँ पर आपको जो है बताना है कि नेक्स्ट आपका क्या होगा। इसमें नेक्स्ट जो है वो आपका क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, +6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, -5 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, -5 हो गया। शायद इसमें कुछ गलत दे रखा है भाई, इसके अंदर जो है कुछ यहाँ पे 18 आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है ना कहीं गलत है, ये वैल्यूज जो दे रखी है कहीं ना कहीं टाइपिंग इसमें एरर है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न लग नहीं रहा है ना, कोई ना कोई वैल्यू चेंज कर दी है, टाइपिंग करते टाइम गलती हो चुकी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई आंसर अभी नहीं देंगे। ठीक है, बाकी एक पैटर्न और ढूंढ सकते हो, अगर इसी क्वेश्चन में ढूंढना है तो कैसे क्या ढूंढ सकते हो इसके अंदर हम, तो भाई आप अल्टरनेट पोजीशन को देख सकते हो। जैसे अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर क्या हो गया, +1, यहाँ पर क्या हो गया, +1, तो अगला जो आएगा वो +1 करके ही आएगा।
तो इसका आंसर आप 17 भी मार्क कर सकते हो, बट इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर जरूर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख लेना क्या होगा, मेरे हिसाब से सी जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके सामने है, एक बार 13 को पढ़िए। पढ़ना क्या है आपको दे रखा है, नेक्स्ट फिगर जो है आपकी क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरो डबल एरो का साइन था जो दोनों तरफ है, ठीक है, ये इसमें जो है एक रेक्टेंगल आपकी आ गई जो कि शेडेड है, अगले में एक रेक्टेंगल और आ गई और ये साइन नीचे की तरफ खिसक गया, अगली फिगर में एक रेक्टेंगल और आ गई, ये साइन फिर से ऊपर चला गया, तो अगली में एक रेक्टेंगल आएगी और साइन फिर से नीचे खिसक जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार का पैटर्न नहीं बनेगा, इसके अंदर इसने ये उल्टे ही दे दिए है ना, ये जो आपके एरो जो बाहर की तरफ है तो इसने अंदर की तरफ दे दिया, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें एक इसने बाहर दे दिया एक अंदर दे दिया, इसलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। हर किसी में बाहर की तरफ एरो दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए भाई देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहले 8 फ्रेंड है ए से लेके एच तक, वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में बैठे, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। अगर फेस नॉर्थ की तरफ है तो यहाँ पे सभी का लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम 8 पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डन भाई। नेक्स्ट उसने बताया कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, और एफ जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो एफ को यहाँ पर नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर बैठेगा तो एफ के राइट में फिर कोई आएगा ही नहीं, जबकि उसने तो ये कहा है कि बी जो है सेकंड राइट में बैठा है एफ के। तो एफ के लिए मैं ये पोजीशन रखता हूँ भाई, एफ के लिए इस पोजीशन को रखता हूँ, और इसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है, बी बैठा है। इसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है, बी बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में केवल 3 पर्सन बैठे, तो यहाँ पर तो बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बैठ जाएंगे तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन है ही नहीं। तो 1 2 3 यहाँ पर बी और सॉरी है ना, बी और ई के बीच में 1 2 3 पर्सन बिठाने, तो ई को मैं यहाँ पर बिठा दूंगा, क्योंकि बी और ई इनके बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, 3 पर्सन बैठ जाएंगे। फिर उसने बताया सी जो है वो सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है डी के लेफ्ट में बैठा है, तो डी यहाँ पर भी बैठ सकता है, 1 2 3 यहाँ पर बैठ जाएगा। डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर डी बैठ गया तो इसके लेफ्ट में यहाँ पर सी आएगा, पहले से कौन बैठा, तो डी यहाँ पर बैठ सकता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसके 2 केस बनेंगे, दोनों केस बना लेते हैं, इसके दोनों केस हम बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी आंसर फाइंड करने में, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एफ बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर आपका ई बैठा है। ठीक है, तो डी के लिए कितनी पोजीशन बचती है कि भाई डी सी जो है थर्ड लेफ्ट में है डी के, एक बार में तो मैं डी को यहाँ बिठा दूंगा, यहाँ अगर मैंने डी को बिठा दिया तो 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। ठीक है, एक बार में डी को यहाँ नहीं बिठा सकता क्योंकि फिर थर्ड पे बी बैठा है, तो डी के लिए फिर मैं ये पोजीशन छोड़ देता हूँ, डी के लिए मैं ये पोजीशन छोड़ देता हूँ, 1 2 3 सी को यहाँ बिठा देता हूँ। अगर आगे कोई भी स्टेटमेंट आएगी जोन सी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, दूसरे वाले केस को मैं ले लूंगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। देखो भाई अगर मैं यहाँ पे डी मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पर 2 पर्सन बैठे, यहाँ पे तो ए बैठ ही नहीं सकता, यहाँ पर डी है, 2 पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर भी ए नहीं बैठ सकता, तो ए को फिर मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ए को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, इस वाले केस को मैं कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट उसने बताया जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पर नहीं आ सकता, जी को यहाँ बिठा देता हूँ। बच कौन सा गया वो आप लिख दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच बच गया, एच को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। तो ये वाला केस तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था। पूछा क्या है,
हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। डन भाई, सब उम्मीद करता हूँ सभी को ना क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 2 केस बना के आपको बता दिया कि इस प्रकार के सवाल आ जाए तो 2 केस बना के एक को एलिमिनेट कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे जल्दी हो जाएगा ये। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका डाइस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस से है, एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो पहले तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में 6। तो जैसे ही मुझे कॉमन मिल जाता है, इसको भी मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है ट्रिक के माध्यम से। जैसे मैं यहाँ पे 6 लिखा तो इसकी पोजीशन को क्लॉकवाइज में लिखूंगा, तो 6 के बाद क्या लिखना पड़ेगा 3, और 3 के बाद क्या लिखूंगा 2। इसी प्रकार से यहाँ पे भी शुरुआत 6 से करूंगा, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 1, तो 5 और 3 आपस में अपोजिट है, इसलिए 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज एक और दूसरा तरीका है कि 5 का निकालना है ना, तो आंसर लिख लेते 1 2 3 4 5 6, इनसे बाहर तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। और 5 का अपोजिट कभी 5 नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होता है। साथ में यहां पर जो है यहां पर जो है 5 के साथ 6 और 1 बैठे हैं, तो 6 और 1 राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो एडजेसेंट होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से जो है अच्छा इसमें कॉमन 6 था, इस वजह से नहीं कर पाए हम, 6 का निकाल पाएंगे 5 का नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये तरीका आपका सही रहेगा जिसके अंदर 5 और 3 आपस में क्या है, अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कितने डिग्री पे घूम रहा है या कितने स्टेप स्किप किए जा रहे हैं, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस माइनस वाले को ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई। ये जो माइनस वाला साइन है, ठीक है, ये जो माइनस वाला साइन है इसने यहाँ पे ये पोजीशन स्किप करी, उसके बाद यहाँ से यहाँ आया तो कुछ भी स्किप नहीं किया, ठीक है। यानी कि पहले एक पोजीशन स्किप की, फिर उसने ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो माइनस वाला है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। डन। तो पहले इसने जो है एक पोजीशन को स्किप करके यहाँ पर आया, फिर कोई भी पोजीशन स्किप नहीं करी, उसके बाद फिर से इसने इस वाली पोजीशन को स्किप करके यहाँ पर आया, तो अगली बार ये एक भी पोजीशन स्किप नहीं करेगा, ये पैटर्न चल रहा है। तो अगली बार ये जो निशान आएगा ना यहाँ पे आना चाहिए, है ना, एक भी पोजीशन स्किप नहीं करेगा, मतलब अगली बार ये जो निशान है ना यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि एक भी पोजीशन बीच में स्किप नहीं करेगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इस डिवाइड वाले साइन को भी देख लेते हैं, ये कैसे घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये डिवाइड वाला साइन भी, ये भी आपका कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से इसने यहाँ से यहाँ पर आया, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, फिर इसने ये वाली पोजीशन स्किप की, फिर एक भी नहीं की, तो अगली बार ये एक स्किप करेगा, यहाँ से लेके सीधा यहाँ पर आ जाएगा जो कि इसमें दे रखा है। इसलिए डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपके सामने है, एक बार इसको पढ़ो और मुझे राइट आंसर बताओ आपका क्या होगा। देखिए भाई पहले नंबर लिख लेते हैं, 105 एट द रेट 100, 105 100 6 7 लेके कितना आना 712, है ना। यहाँ पर एट द रेट है, अब आपको देखना कि एट द रेट हुआ या स्टार हुआ या हैश हुआ, मैं इनको किससे रिप्लेस करूं, प्लस से करूं, माइनस से करूं, डिवाइड से करूं, मल्टीप्लाई से करूं कि ये आ जाए, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर नंबर आपको जो देने हैं ना वो इस प्रकार से है, जोड़ने से तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब एक मल्टीप्लाई का साइन तो कहीं ना कहीं चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो ये तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के देख लेता हूँ, यानी कि स्टार को रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई से, तो ये आपका हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा। अब 600 को पहुँचाना है कहाँ तक, 712 तक, तो कितने की कमी है, 112 की। तो देखो ये 105 है और ये 7 है, तो 105 और 107 होते हैं कितने, 112। इसका मतलब इसको भी प्लस में चेंज कर दो, इसको भी प्लस में चेंज कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या, 712। मल्टीप्लाई 100 की आपने करी, 6 में 600 और 105 और 7 सभी को जोड़ दिया, क्या आ गया, 712। इसी प्रकार से आपको इसके बारे में बताना है ना। कैसे बता पाएंगे, हमें पता चली गया 60 एट द रेट को चेंज करेंगे किसके साथ, प्लस के साथ। उसके बाद 45 स्टार को चेंज करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। उसके बाद 16 और फिर प्लस के साथ कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। डन भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस में इसकी गुणा कर दो भाई, 16 पंजे 80, 0 आ जाएगा, 8 चला जाएगा कैरी, 16 चौके 64, 64 और 8 72, यानी कि 720 आ जाएगा। प्लस में कितना 25, सभी को जोड़ दो भाई, है ना, सभी को जोड़ दो। 720 और 60 ये आपके कितने हो जाएंगे 720 और 60 80 और 5 805 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। 805 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। यानी कि हमने एट द रेट को रिप्लेस किया है प्लस के साथ, स्टार को रिप्लेस किया है मल्टीप्लाई के साथ ही साथ हैश को रिप्लेस किया है प्लस के साथ। तो इस प्रकार से अगर आप इनको चेंज करते हो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा इन क्वेश्चन से पहले नंबर्स को लिख लेना है और हिट एंड ट्रायल लगाना है कि किस में मल्टीप्लाई करने से कितना नंबर बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। देन अपने आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका ये क्वेश्चन स्मूथली होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक बार इसको पढ़ो और मुझे इसका राइट आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, डेली का कोड दे रखा है DAILY, डेली का कोड आपका दे रखा 50739। उसके बाद अर्ली का कोड दे रखा बेटा आपको EARLY, इसका कोड आपका क्या है 75834। और नेक्स्ट आपको इवेंट का कोड दे रखा है, इवेंट का कोड आपको दे रखा है क्या 42641। आपको बताना है किसका, डी का, आपको बताना है किसका कोड, डी का। अब डी तो केवल इसमें दे रखा है, अगर आप इसमें से AILY इनके कोड हटा दो तो बच किसका जाएगा, डी का। आप पहले और दूसरे में देखिए भाई, LY यहाँ पर भी है, LY यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है और A आपका यहाँ पर भी है। तो 3 तो यहीं पे मिल गए पहले और दूसरे वाले में। अब देख लो क्या क्या कॉमन है। देखो 5 आपका यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। 7 आपका यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। और 3 आपका यहाँ पर भी है, बिल्कुल है ना। इसका मतलब A, L और Y इनका जो कोड है वो होगा 3, 7 और 5, इन्हीं में से होगा। इसका मतलब अगर ALY इनका कोड 3, 5, 7 है तो डी का कोड तो हो ही नहीं सकता ना तो 6 हो सकता, सॉरी, ना तो आपका 5 हो सकता, ना आपका 7 हो सकता। बच कौन सा गया, 6 और 9। अब इसमें 6 तो है ही नहीं, इसके अंदर डेली में 6 तो है ही नहीं, मतलब डी का कोड फिर 6 भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बच गया, सिर्फ 9। तो बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस मैच करना होता है कौन सा कहाँ पे कॉमन है, किसको हटाने से कौन सा आ जाएगा, बस इतना करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। देखो क्या रिपीट हो रहा है, RSTUV, RS ये गलत दे दिया भाई, यहाँ पे फिर से टाइपिंग एरर है। RSTUV, RSTUV, RSTUV फिर से ऐसे दे दिया है ना, तो टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर है ना गलत दे रखा है, इसने गलत टाइप कर दिया है। तो आपका जो रिपीट हो रहा है ना वो RSTUV ये रिपीट हो रहा है ना। तो इसी हिसाब से जहाँ जहाँ पे मिसिंग प्लेस होंगे हम आंसर निकाल देंगे। फिलहाल इसको स्किप करते क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी डाइस का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो डाइस के 2 सवाल अभी तक आपके पूछे जा चुके हैं। इसमें आपको बताना y का अपोजिट क्या होगा, है ना। आपको किसका अपोजिट बताना है इसके अंदर, y का अपोजिट से बताना है। कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपका आ रहा है x। कॉमन क्या आ रहा है, x। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले x, है ना। पहले यहां पर लिखेंगे x, x के बाद क्या लिखेंगे y, और y के बाद लिखेंगे z, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी शुरुआत x से ही होने वाली है। x के बाद लिखेंगे m, और m के बाद लिखेंगे n। तो साफ साफ देख पा रहे हो y का अपोजिट कौन है, m। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे आपकी पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो पढ़ा है वो सारी पीडीएफ। ये नंबर आपको, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दे रखा है 9213588000। इस पे अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है क्लास से संबंधित, तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।